हेलो दोस्तों, आज हम आपके सामने डिस्कस करेंगे जो कल हमने आपको न्यूमेरिकल दिए थे। 6 न्यूमेरिकल मैंने आपको कल होमवर्क में दिए थे। आशा करता हूं वे आपने कर लिए होंगे और सभी बच्चों के ठीक भी आएंगे। लेकिन एक बार फिर मैं उनका आपको एक शॉर्ट में बता देता हूं कि वे न्यूमेरिकल कैसे होने थे। पहला न्यूमेरिकल बहुत इजी था, आपको ध्यान होगा। पहला न्यूमेरिकल में था कि ए और बी से बना हुआ एक क्रिस्टल है जिसमें ए कोनों पर है और बी उसके काय केंद्र पर है। तो जब बी काय केंद्र पर है और ए कोनों पर है तो ए के परमाणुओं की संख्या कितनी आ गई? ए के परमाणुओं की संख्या आ गई 1, क्योंकि 8 कॉर्नर होते हैं। 8 गुना 1/8, 8 गुना 1/8 करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना? 1। उधर एक काय केंद्र मतलब बॉडी के सेंटर में है और बॉडी के सेंटर वाला जो परमाणु होता है उस परमाणु का पूरा योगदान होता है, इसलिए उसकी वैल्यू आ गई हमारी 1 गुना 1 बराबर 1। तो ए कितने हैं? 1 और बी कितने? 1। तो फॉर्मूला ए बी। वेरी क्लियर। लीजिए मैं आपको एक बार लिख के दिखा देता हूं। ये स्थिति हो गई हमारी, ये हमारा यूनिट सेल बन गया। ए ए ए ए ए ए ए ए और एक यहां पर बी बॉडी के सेंटर में। तो ए के परमाणु कितने हो गए? 8 है भाई। और जो कॉर्नर पर होता है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। तो 8 ए है और 1/8 1 का कंट्रीब्यूशन है, तो कुल रह गया 1। और बी के परमाणु हो गए हमारे, बी अकेला है और वो भी कहां है? बॉडी के सेंटर में। तो 1 गुना 1 बराबर 1। तो सूत्र बनेगा ए रेशो बी 1:1 और सूत्र हो गया ए बी। आसान। जिन्होंने नहीं किया है वो इसे कर ले। आसान सवाल। दूसरा सवाल अगर आपको याद हो तो दूसरा सवाल हमने आपको बताया था, याद है आपको? दूसरा हमने आपको बताया था एक्स और वाई का। वहां जो एक्स और वाई है उसमें हमने क्या किया कि एक्स और वाई को थोड़ा सा चेंज कर दिया। हमने कहा कि जो वाई है वो कॉर्नर्स पर है, याद है आपको? हमने इस बार थोड़ा चेंज किया। वाई हमारा कॉर्नर्स पर है और एक्स हमारा कहां है? वो हमारा फलक के केंद्र पर स्थित है। तो और फलक के सभी केंद्रों पर नहीं है, एकांतर क्रम में उपस्थित है। एकांतर में मैंने आपको बताया था कि एक छोड़कर एक। ठीक है, चलो देखते हैं जरा इसका उत्तर किस प्रकार से प्राप्त करेंगे हम। चूंकि ये फलक के केंद्र पर बताता था, एक हमें पहले बना लेना है अपना एक। ये देखिए यूनिट सेल वो कहता है कि वाई कॉर्नर्स पर है। ये वाई, ठीक है, ये वाई 8 के 8 कॉर्नर। तो वाई की संख्या कितनी हो गई? वाई के परमाणु की संख्या, वाई के परमाणु की संख्या हो गई 8 गुना 1/8 बराबर 1। और x के लिए वो क्या कहता है कि जैसे 6 फेस हैं तो 6 फेस में वो कहता है इस पे है x, इस पे नहीं है, इस पे है x, इस पे नहीं है, इस पे है x, इस पे नहीं है। 6 फेस में 3 पर है, 1 पर है, 1 पर नहीं है, तो अल्टरनेट बोलेंगे। तो x के परमाणु कितने हो गए? x के परमाणु की संख्या, चूंकि ये फलक पर उपस्थित है, फलक का योगदान कितना होता है? कितना होता है भाई? 1/2। तो ये कितने रह गए? 1x, 2x, 3x। तो 3 का कंट्रीब्यूशन 1/2, तो ये कंट्रीब्यूशन आ गया 3/2। क्लियर हो गया? अब हम इसका सूत्र बनाएंगे, x y यौगिक का सूत्र। बनाए भाई, x रेशो y। x कितना है? 3/2। y कितना है हमारा? 1। ठीक है, तो 2 की गुना करेंगे, सिंपल सी बात है।
2 की गुना करेंगे 3:2 आ जाएगा। ठीक है, 2 की इधर गुना करेंगे, 2 की इधर करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 आ गया। 3:2 का मतलब फॉर्मूला आ गया हमारा x3y2। ठीक है, x3y2 क्लियर हो गया। ये इजी सवाल था। तीसरा सवाल आप ध्यान होगा कि हमने कहा था कि जो हमारी यूनिट सेल है उस यूनिट सेल में ए और बी से मिलके बना है और बी फलक पर है। बी कहां है? फलक पर। लोग फलक बना लेते पहले, बी 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 बी, ये हो गया। और उसने कहा जो ए है वो 2 कॉर्नर पे नहीं है, माने यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, यहां भी है, यहां भी है, यहां नहीं है। और वो कहता है 2 पे नहीं है, तो इसका मतलब यहां भी नहीं है। ठीक है, तो कुल कितने ए रह गए? 1 2 3 4 5 और एक हमारा कॉर्नर कौन सा बच गया है? ये रहा। ठीक है भाई, 6 ए रह गए। ठीक है, तो ए के परमाणु कितने होंगे? ए के परमाणु अब रह गए भाई 6 और कंट्रीब्यूशन 1/8, तो ये हो गया 3/4। बी के परमाणु, बी तो हमारे 6 हैं लेकिन फलक के केंद्र पर हैं, तो 1/2, ये हो गया 3। ठीक है, तो सूत्र बनेगा हमारा A/B 3/4/3। ठीक है, 4 की गुना करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 4×12, ये 4 की गुना करेंगे 3:12 1:4, तो सूत्र हो गया AB3। क्लियर है? कुछ नहीं था इन सवालों में। चौथा सवाल हम देख लेते हैं, ध्यान करिए आप। 5.85 ग्राम 5.85 ग्राम NaCl जो फलक केंद्रित अवस्था में है उसमें कुल इकाइयों की संख्या ज्ञात करनी है। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई परमाणु हो तो उसका परमाणु भार 1 मोल के बराबर होता है, अणु है तो अणु भार उसका 1 मोल के बराबर होगा। NaCl का अनुभार देखें पहले आप, NaCl का अनुभार हो गया Na23, Cl 35.5, T 58.5, तो ये बराबर 1 मोल और बराबर 6.02 गुना 10⁻23। और NaCl की FCC में इकाई, FCC में संख्या, NaCl होंगे, FCC की संख्या होती है 4। मैंने आपको याद करा रखा है FCC में कुल संख्या कितनी होती है? 4। तो बस सीधा सीधा हो गया कि 58.5 ग्राम NaCl में परमाणु की संख्या कितनी है? 6.02 गुना 10⁻23 और 5.85 ग्राम NaCl में कितनी होगी? 6.02 गुना 10⁻23 बटे 58.5 गुना 5.85, इससे कटेगा तो नीचे आ जाएगा 10 और 10 में ये रह जाएगा 23 का 22, तो ये आ जाएगा 6.02 गुना 10⁻22। और अब हमें कुल इकाई सेल निकालनी है। कुल इकाई सेल, एक इकाई सेल में NaCl है 4, तो इसे 4 से डिवाइड कर देंगे। 6.02 गुना 10⁻22 बटे 4, 4 एकम 4 पॉइंट 2 20, 4 पंजे 20। ठीक है भाई, 2 बचा, 0 उतार 4 पंजे 20, फिर हम 2 उतारेंगे नहीं चलेगा, फिर 4 पंजे 20, 1.505 गुना 10⁻22। ये आगे हमारे क्या NaCl के इकाई सेलों की संख्या। सोडियम वाला सवाल भी आसान था। उस सवाल में आपने कुछ नहीं करना है, उसमें दिया गया है 9.2 ग्राम सोडियम में परमाणुओं की इकाई सेलों की संख्या ज्ञात करो। तो 9.2 ग्राम पहले हमने देखा सोडियम, ये हो गया सोडियम का परमाणु भार, उसमें दे रखा है सवाल में 23, तो 23 ग्राम बराबर 1 मोल बराबर कुल कितने परमाणु? 6.02 गुना 10⁻23। ठीक है, तो हम करेंगे 23 ग्राम सोडियम में
परमाणु की संख्या बराबर 6.02 गुना 1023 और यहाँ 9.2 ग्राम में निकाल लेंगे क्योंकि हमें 9.2 ग्राम में निकालना है। 6.02 गुना 23 बटे यहाँ पे 23 गुना 9.2 पॉइंट हटा देंगे, 10 आ जाएगा। 23 से 23 चौका 92, 10 में 23 ये हो जाएगा 6.02 गुना 4 और गुना 10 की घात 22। ठीक है, 23 का है 22 रह जाएगा। इसकी गुना करेंगे 4 दूनी 8 और ये हो गया हमारा 0 और 4 6 24, 24.08 गुना 10 की घात 22। ठीक है, और अगर हम देखते हैं कि बीसीसी, उसने कहा सोडियम बीसीसी संरचना बनाता है, तो अगर बीसीसी संरचना बनाता है तो फिर हमारा हो जाएगा बीसीसी संरचना में, बीसीसी में परमाणु होते हैं कितने? 2। कितने होते हैं? 2। ये आपको हमने पहले उसमें बता दिया था, एक कोष्टिका में कितने कितने परमाणु होते हैं और ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो बीसीसी में परमाणु हो गए हमारे 2, तो कुल इकाई सेल पहले की तरह जो परमाणु है उसकी संख्या को गुना कर देंगे, भाग कर देंगे 2 से, तो ये रह जाएगा हमारा 24.08 गुना 10 की घात 22 था। 12 से करेंगे 2 से भाग करेंगे 12 और 0 4, या लिखेंगे 1.204 गुना 10 की घात 23। ठीक है, इसे हम सोल्व करेंगे इस प्रकार से। 5 सवाल में छठा सवाल एक और दे रखा था। ये जो छठा सवाल है ये एकदम डिफरेंट था। आप देख रहे होंगे एक ही सेल में हमने कितना कर दिया, लेकिन आपको तो कंसेप्ट लगाना है। उसमें कहा कि 3 एटम है PQR। ठीक है, ऐसे ये देखिए उसने कहा P कॉर्नर्स पे है, P कॉर्नर। ठीक है, Q को वो कहता है Q फलक पर है, तो यहाँ Q, यहाँ Q, यहाँ Q, यहाँ Q, यहाँ Q, यहाँ Q, और वो कहता है R सेंटर में है, बॉडी के सेंटर में ये R। तो P के परमाणु कितने आएंगे? P के परमाणु आ जाएंगे 8 गुना 1/8 बराबर 1। Q के परमाणु फलक पर हैं क्योंकि, तो 6 गुना 1/2 बराबर 3। और R के परमाणु ये बॉडी के सेंटर में है, बॉडी के सेंटर का पूर्ण योगदान रहता है तो 1, तो PQR। ठीक है, रेशियो लगाएंगे तो 1 × 3 × 1, तो सूत्र बन जाएगा आपका, क्या सूत्र हो जाएगा? PQ3R। PQ3R। इस प्रकार से आप इन 6 के 6 सवालों को कर सकते हैं। अब हमें आपको बताना है कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या। समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका एक और नाम रहता है उपसहसंयोजन संख्या। इस चैप्टर में हम इसे समन्वय संख्या ही कहते हैं। समन्वय संख्या क्या है? किसी भी क्रिस्टल में कोई भी परमाणु जितने परमाणुओं के साथ टच होता है, जुड़ता है, ठीक है, उन परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है? उन परमाणुओं की संख्या समन्वय संख्या कहलाती है। किसी क्रिस्टल में एक परमाणु जितने परमाणुओं के साथ जुड़ा रहता है वह उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। देखो एग्जांपल दिखाते हैं हम। जैसे मान लीजिए ये देखिए आप, ये एक हमने अरेंजमेंट बनाया परमाणुओं का। तो कोई भी एक परमाणु ले लें हम, यहाँ पे ये वाला ले लिया मान लीजिए, तो ये परमाणु कितने परमाणु से जुड़ रहा है? एक इससे डायरेक्ट जो जुड़ा रहेगा। ठीक है, एक इससे जुड़ा, एक इससे, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर माने समन्वय संख्या कितनी हो गई? 2। कितनी हो गई? 2। और अगर ये ऐसे होती,
अब आप इसको देखिए, ये वाला कितने के साथ जुड़ा है, इधर 1 2 3 4, कितने से जुड़ा है, देखिए 4 के साथ जुड़ा है, तो इसलिए इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो गई, 4। और अगर हम ऐसे देखें, इसको देखिए बीच वाले को, तो यहाँ ये जो परमाणु है इसकी अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर ज्ञात करें तो ये इससे जुड़ा है, 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 कितने से जुड़ा है, इसे देखिए आप 6 से जुड़ा है, कितने से जुड़ा है, 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो गई, 6। ठीक है, तो ध्यान रखना है किसी भी क्रिस्टल में एक परमाणु जितने परमाणुओं से घिरा रहता है या जितने परमाणुओं से जुड़ा रहता है वह संख्या उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या कहलाती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग फ्रैक्शन नहीं, अब हम पढ़ेंगे पैकिंग। पैकिंग पढ़ेंगे हम, इसे हम कहते हैं क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग मतलब निविड़ संकुलन। आज जो हम निविड़ संकुलन पढ़ने जा रहे हैं वो केवल हम 2 ही प्रकार के पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे 1 डायमेंशन का, दूसरा 2 डायमेंशन का। ये 2 हमें क्या पढ़ने हैं, आज हमें पढ़ने हैं आपको क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग या निविड़ संकुलन, आज का हमारा नया टॉपिक है निविड़ संकुलन। निविड़ माने निकट, निविड़ माने क्या होता है, निकट। संकुलन माने होता है पैकिंग, निकट में क्लोज पैकिंग कहेंगे इसीलिए, इसके हम कहेंगे क्लोज पैकिंग। क्या तात्पर्य है इस क्लोज पैकिंग से? क्लोज पैकिंग का तात्पर्य है किसी भी क्रिस्टल में जो परमाणु होते हैं वो जिस प्रकार अरेंजमेंट रहते हैं तो उस अरेंजमेंट में वे अधिक से अधिक नजदीक आते हैं, क्लोज आते हैं। जब वे नजदीक आते हैं तो उस नजदीक से एक विशेष प्रकार की अरेंजमेंट प्राप्त होती है जिसे हम पैकिंग कहते हैं। ठीक है, तो परमाणुओं का नजदीक आना वो हमारी क्लोज पैकिंग कहलाती है। ठीक है, जब किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में परमाणु अधिकतम नजदीक आकर एक नियमित पैटर्न बनाते हैं तो उस पैटर्न को हम क्लोज पैकिंग कहते हैं। समझ में आ गई क्या होता है क्लोज पैकिंग? निविड़ संकुलन माने परमाणुओं का नजदीक आकर, अधिक से अधिक नजदीक आकर क्या बनाना, एक नियमित पैटर्न बनाना, क्या कहलाता है, क्लोज पैकिंग कहलाता है। ठीक है, सबसे पहले हम निविड़ संकुलन पढ़ेंगे। निविड़ संकुलन, अब पहले नंबर का निविड़ संकुलन हमें पढ़ना है क्लोज पैकिंग को, एक विमीय निविड़ संकुलन। माने क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। देखिए कैसे बनेगी ये 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन का मतलब है कि जैसे हमारे पास परमाणु है, ठीक है, तो ये हमारा एक परमाणु और एक ही डायरेक्शन में हम इन्हें एक के बाद एक जोड़ के रखते जाते हैं। जैसे आप गेंद समझ लीजिए, ये गेंद अब एक के बाद एक जोड़ते हुए हैं क्योंकि क्लोज पैकिंग है। अगर हम एक ही अक्ष पर रखेंगे, एक ही डायमेंशन में रखेंगे तो इससे ज्यादा क्लोज पैकिंग नहीं हो सकती क्योंकि ये सबसे मिले हुए हैं और एक ही अक्ष पर चल रहे हैं सिंगल लाइन में। तो हम देखते हैं कि इनके जब हम केंद्रों को मिलाते हैं, ये एक ही डायरेक्शन, तो केंद्रों को मिलाने पर हमें एक लाइन प्राप्त होती है। इसका मतलब सिर्फ एक अक्ष है, किसी एक अक्ष पर ही कार्य हो रहा है, तो इसलिए इसे बोलते हैं हम एक विमीय निविड़ संकुलन। तो यहां अगर आप देखें तो इसमें एक परमाणु अधिकतम 2 परमाणु से जुड़ा रहता है
इसलिए इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है हमारी 2। ठीक है, तो एक विमीय निविड़ संकुलन क्या है? जब एक के बाद एक परमाणु दूसरे से सटा कर रखा जाता है और एक ही दिशा में आगे बढ़ता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एक विमा में निविड़ संकुलन कहते हैं। बहुत आसान है, कोई इसमें विशेष बात नहीं है। तो अब हम समझेंगे द्विविमीय निविड़ संकुलन। ये देखिए, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस। पहला होता है, इसमें 2 प्रकार के रहते हैं हमें। पहला होता है वर्गाकार निविड़ संकुलन, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। आपको फर्स्ट डायमेंशन वाला याद ही होगा। एक विमा में हमने दिखाया था कि जो परमाणु ने एक लाइन में रख दिए थे और सीधे हम ले गए थे। जैसे रखे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ही डायमेंशन में, एक ही दिशा में। यदि अब हम इसमें एक अक्ष की जगह दूसरा अक्ष भी शुरू करते हैं, देखो एक डायमेंशन और शुरू होगी। एक तो ये एक्स है तो ये वाई हो गई, ये वाई है तो ये एक्स है। ठीक है, एक डायमेंशन और इसमें नीचे की तरफ हमने शुरू कर ली। तो अब ये हमारी हो गया 2 डायमेंशन। अब ये 2 डायमेंशन हमारी 2 तरह की हो सकती है। कैसे? एक तो ये है कि हमने जैसी ए बनाई उसके बिल्कुल नीचे देखो, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, माने जो अवस्था हमारी पहली वाली की है ए प्रकार की, ऐसी हमारी दूसरी प्रकार की भी। ठीक है, फिर तीसरी भी सेम, एक के नीचे एक लगाते जा रहे, उसके ऊपर नहीं है, एक के नीचे एक बराबर 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 चलता जा रहा है। तो अब इस स्थिति में हम देखते हैं कि इसमें जो एक परमाणु है, जैसे हम इसकी बात कर ले, ये एक परमाणु कितने परमाणुओं के साथ हमारा क्या है? जुड़ा हुआ है। तो ये आता है एक के ऊपर इधर, एक इधर, देखिए एक इधर, बीच के इनके सेंटर मिलाइए, सेंटर मिलाने से हमें क्या मिला? एक स्क्वायर। इसलिए इस पैकिंग का नाम है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, और आप बताइए इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? एक परमाणु कितने परमाणु से जुड़ रहा है? 4 से। तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर होगी इसके अंदर 4। कितनी हो गई? 4। और इसको हम कहेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्लियर हो गया? जैसी पहली लाइन थी हमारी, ऐसी दूसरी ए ए, इसलिए हम इसे ए प्रकार, ए प्रकार की क्लोज पैकिंग भी कहते हैं। ठीक है, अब दूसरी देखिए, षटकोणीय निविड़ संकुलन। इसमें हमें क्या करा है कि पहली देखिए, आप बिल्कुल पहली जैसी है, एक के बाद एक के बाद एक, ये 1 डायमेंशन। पहली वाली लाइन को देखिए, ए प्रकार की बिल्कुल। लेकिन आप दूसरी वाली को देखो कि अब हमने जो दूसरी लाइन रखी है, देखो मैं आपको यहां दिखाता हूं, ऐसे हमारी ये पहली लाइन लिख रखी थी। ठीक है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में हमने क्या किया? इसके नीचे बिल्कुल एक रखा मिला के। ठीक है, बिल्कुल नीचे। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में बिल्कुल सेम नीचे के नीचे ही रखा गया है। आर्ट बढ़िया नहीं है हमारी, आप बस समझ लें इसे इस प्रकार से, एक के नीचे एक। लेकिन अभी हम इसे ऐसे भी रख सकते हैं। एक दूसरा हमारा तरीका है कि ये जो डिप्रेशन बना है, ये जो गर्त बनी है, इसमें यहां पे एक परमाणु रखे हम। ये देखो दूसरी लाइन जो है उसके गर्त से शुरू हुई है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे हमने 7 1 2 3 4 5 6 7 थे, और 7 में हमेशा 6 गर्त बनेंगी। तो हमने यहाँ 6 परमाणु रखे हैं, फिर नीचे 7 रखे हैं। ठीक है, क्योंकि एक एक फालतू बराबर पहले वाली की तरह। तो ये हमारी बी प्रकार की आ गई, क्योंकि एक गर्त में रखा है डिप्रेशन के अंदर। ठीक है, फिर ये नीचे वाली फिर पहले की तरह 7, तो ये ए प्रकार, फिर ये बी प्रकार। 7 हमको बता रहे हैं आपको, 5 करके 4 भी कर सकते हैं। ये तो आपको किस प्रकार समझ में आया वो बताने के लिए है। तो ये हमने इसमें गर्त में रखा, तो गर्त में रखने से, गर्त में या डिप्रेशन में रखने से हमें इस प्रकार से लेयर प्राप्त होगी। और जब इस प्रकार से लेयर प्राप्त होती है तो हम यहाँ देखिए इस परमाणु को देखते हैं। ये परमाणु कितने परमाणु जुड़ा है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है,
तो 6 परमाणु से जब ये जुड़ेगा तो हम इसके जो केंद्र है उन्हें मिला देते हैं। तो इसके मिलाने से हमें क्या प्राप्त हुआ है, एक षटकोण प्राप्त हो रहा है। इसलिए इसको हम षटकोणीय निविड़ संकुलन कहते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। क्लियर हो गया आपको? तो दो तरह की पैकिंग हमारी इसमें रह सकती है 2 डायमेंशन में। अभी ये पहली हमने आपको बताई थी 1 डायमेंशन, ये 2 डायमेंशन होगी। यहां पे आप देखिए कि ए बी प्रकार, अब इसे हम कौन सी प्रकार कहेंगे, ए बी, बार बार ए बी है, एक सी बार बार रिपीट हो रही है। तो ए बी प्रकार की क्लोज पैकिंग, और इसका नाम हम देंगे कौन सा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, एक परमाणु कितने परमाणु से जुड़ा है, 6 परमाणु से। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया इसका 6। समझ में आ गया आपको? ये हमारा 2 डायमेंशन की क्लोज पैकिंग है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे 3 डायमेंशन की क्लोज पैकिंग। क्या पढ़ेंगे हम? 3 डायमेंशन की क्लोज पैकिंग। उससे पहले हम इसमें आपको एक चीज बता देते हैं कि इसमें जब हम यहां पर, जब हम इसको एक के पास एक रखते हैं तो यहां एक, देखिए आप, ये जगह बन गई। ठीक है, इसे हम रिक्तिका कहते हैं, इंग्लिश में हम इसे वाइड कहते हैं या होल कहते हैं। तो ये ट्राइएंगुलर, त्रिकोणीय वाइड बना। कैसा बना? त्रिकोणीय। और जब हम इसके बराबर में, ये देखिए एक और रखा है ये, और यहां पर फिर हम इसके बराबर में रखेंगे ये इसके यहां, तो यहां भी एक वाइड बना और यहां भी एक ट्रायंगल बना। इस वाइड में और इस वाइड में आपको कुछ अंतर समझ में आ रहा है? इसमें अंतर यह है, दोनों ट्रायंगुलर वाइड है, त्रिकोणीय ही है, लेकिन इन त्रिकोणीय में एक स्पेशल हमें अंतर समझ में आ रहा है। एक का ट्रायंगुलर वर्टाइसिस शीर्ष ऊपर है और एक का ट्रायंगुलर वर्टाइसिस नीचे है। तो इसलिए ये अगर ए प्रकार का है तो ये बी प्रकार का। ये आप ध्यान रखेंगे, 2 डायमेंशन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में हमारे ये जो आए ऊपर वाले, ये ए, ये ट्रायंगुलर वर्टाइसिस ऊपर की ओर हैं और ये नीचे की ओर हैं। इस प्रकार से 2 प्रकार के वाइड बन जाते हैं, ए प्रकार का और बी प्रकार का। ठीक है, कल हम आपको 3 डायमेंशन निविड़ संकुलन समझाएंगे। अभी आपको इनको खूब अच्छी तरीके से देख लेना है और याद भी कर लेना है। जो नोट्स आपको दिए जा रहे हैं उस नोट्स को आप अपनी कॉपी में जैसे एज सच ही उसको आप अपनी कॉपी में उतार लेंगे। अपने घर पर रहिए। यदि आपको किसी कारण से घर से बाहर निकलना पड़ रहा है तो आप मास्क लगाएं। बिना मास्क के आपको बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं जाना है। और ये आपको पता ही है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद, लगभग 2 घंटे 3 घंटे बाद आप अपने हाथों को साबुन से धोते रहेंगे जितना हो सकता है। अब चूंकि गर्मियां बढ़ गई हैं, ठंडा पानी आप पिएंगे ही, लेकिन गुनगुना पानी इस्तेमाल करने की कोशिश करें। फिर भी कोशिश करें कि आप कितनी भी गर्मी पड़े 2 मिनट 3 मिनट के लिए एक बार स्टीम जरूर लें, भाप जरूर लें, चाहे वो सीधी पानी की भाप ले लें जो आपके गले में अंदर तक जाए। अगर कोई इन्फेक्शन है तो वो आपका दूर हो जाए। सुरक्षित रहिए, घर में रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।